हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं को फैक्टर के बारे में। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स जो आपका चैप्टर है क्लास 11th में, उसके बिल्कुल लास्ट में दिया गया है आपका को फैक्टर। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं को फैक्टर। आप सब लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए को फैक्टर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं और लोग फंसते बहुत हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है चीज़। लेकिन आपको हर चीज़ आज को फैक्टर के बारे में समझ में आ जाएगी। तो देखिए, को फैक्टर समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं, वो है इंजाइम। क्या है इंजाइम? अच्छा, इंजाइम क्या होता है, कोई बताएगा? इंजाइम क्या होते हैं आपके? इंजाइम होते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। बढ़िया से दिख रहा है ना आपको? ठीक है। अच्छा, इंजाइम जो होता है, इसको एक वर्ड और हम बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? होलो होलो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम इसको हम बोलते हैं। अच्छा, होलो एंजाइम के कितने कंपोनेंट होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, तो आपको पता होना चाहिए। तो होलो एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका होता है एपो एंजाइम। क्या होता है? एपो एंजाइम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं को फैक्टर। समझ रहे हो? दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं को फैक्टर। अब आपको एक बात याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि आपका जो एपो एंजाइम होता है, जो आपका ये एपो एंजाइम होता है, ये कैसा होता है? ये आपका प्रोटीनीसियस पार्ट होता है। कैसा होता है? प्रोटीनीसियस पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आपका होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है एपो एंजाइम, जो कि प्रोटीनीसियस पार्ट होता है। और जो आपका होलो एंजाइम का सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, जो कि नॉन प्रोटीनीसियस पार्ट होता है। कैसा होता है? नॉन प्रोटीन एसियस पार्ट होता है। समझ में आई बात? बेसिक्स आपको बिल्कुल ही क्लियर करने पड़ेंगे, तो ही आप को फैक्टर का सवाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका एपो एंजाइम, दूसरा होता है कोफैक्टर। अब एनसीईआरटी की एक बहुत बेहतरीन लाइन है कि अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं, कहाँ से? होलो एंजाइम से, तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज लॉस्ट। ठीक है, अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे होलो एंजाइम से, तो होलो एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्टिविटी होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोफैक्टर इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड, अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा? इसका क्या असर पड़ेगा? इस कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम होलो एंजाइम। कहाँ से रिमूव करना है? होलो एंजाइम से रिमूव करना है। देन क्या होगा? देन कैटालिटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ऑफ द एंजाइम इज लॉस्ट। ठीक है, एंजाइम इज लॉस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो को फैक्टर के बारे में हमने बहुत ही बेसिक सी बात किया। हमने पहले बताया आपको होलो एंजाइम के बारे में। होलो एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका होता है एपो एंजाइम, दूसरा आपका होता है को फैक्टर। ठीक है, पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ये को फैक्टर आया कहाँ से। डायरेक्ट वहां से चालू कर देंगे? पहले आपको बताया ना कि किस चीज़ से आ रहा है को फैक्टर। तो पहला आपका होता है प्रोटीनीसियस पार्ट, दूसरा आपका होता है नॉन प्रोटीनीसियस पार्ट। और अगर हम को फैक्टर को रिमूव कर देते हैं होलो एंजाइम से, तो एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। नोट कर लिए? मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं इसको। तो बहुत ही सिंपल बात थी। अब हम लोग बात करेंगे को फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से को फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा समझना होगा आपको। बाकी टॉपिक तो बहुत ही ईजी है। क्या होता है ना कि बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते आते हैं, तो शुरू में चीज़ें थोड़ी आसान दी गई हैं, लेकिन ये थोड़ा उससे कंपेयर में थोड़ा टफ है, इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था पहले। अच्छा,
देखिए, अब हम बात करेंगे कोफैक्टर के टाइप के बारे में। तो देखो, आपका जो ये कोफैक्टर होता है, ये जो आपका कोफैक्टर होता है, ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, समझ में आई बात? पहला कौन सा होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। दूसरा कौन सा होता है भैया, जल्दी बताइए? दूसरा होता है आपका कोएंजाइम होता है। क्या होता है? कोएंजाइम। ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा बहुत ही इजी है आपका, इसका नाम होता है मेटालायन। कौन सा आयन? मेटालायन होता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप नोट करिए, फिर आपको आगे बताते हैं। नोट कर लिया? अब देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में एनसीईआरटी में कुछ बातें बताई गई हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में जो पहली लाइन लिखी है, इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अच्छा, सब लोग समझ रहे हो ना इस चीज़ को? कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात थी। और जो दूसरी बात एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग दी गई है, वो ये है कि बहुत ही ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं। किससे? आपके एपो एंजाइम से। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। कैसे होते हैं भैया? ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है नीट में। ठीक है, टाइटली बाउंडेड होते हैं। बाउंडेड होते हैं किससे? टू द एपो एंजाइम, क्योंकि बहुत सारी अच्छी टेस्ट सीरीज में ये स्टेटमेंट बना के पूछा गया है सवाल। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरी बात याद रखनी है कि टाइटली बाउंडेड होते हैं। अब बात करते हैं कोएंजाइम के बारे में। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है कोएंजाइम के रिगार्डिंग, कि ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बहुत बढ़िया बात बताया सर आपने। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो है वीकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वीकली बॉन्डेड होते हैं। वीकली बॉन्डेड होते हैं। तो एनसीईआरटी में इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है कि ये जो बॉन्डिंग शो करते हैं वो ट्रांजिएंट होती है। कैसी होती है? ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट स्टेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं मेटालायन के बारे में, जो कि आपका तीसरा टाइप का कोफैक्टर है। देखो, मेटालायन के बारे में आपको ये बताया गया है कि इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? तो भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, बाइंडेड टू द एपो एंजाइम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात आपको बताई गई है। ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाते हैं। किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में आपको बताया, को एंजाइम के बारे में आपको बताया, और आपको मेटल आयन के बारे में बताया। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर इसको इरेज करके इन सब के, जैसे आपका यहाँ पर दिया है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग को एंजाइम के बारे में बात करेंगे, और फिर मेटल आयन के बारे में बात करेंगे। तो नोट करिए इसको जल्दी से। नोट कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स लगातार आप बनाते रहिए साथ में। ठीक है, साथ में करते रहिएगा तो हो जाएगा, और बाद में करिएगा तो फिर चीज़ें टल जाती हैं ना। और एनसीईआरटी में देखते रहिए ये सब बातें, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें दी गई है। मिटा दें? ओके, तो हमने ये पढ़ा को फैक्टर कितने टाइप का होता है भैया? 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा आपका होता है कोएंजाइम, और तीसरा आपका होता है मेटल आयन। ठीक है, पहले हमने बताया प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं। फिर हमने बात किया एपो एंजाइम के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन वो ट्रांजिएंट स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। उनका बॉन्ड उतना तगड़ा नहीं बन पाता है। फिर हमने बात किया मेटल आयन के बारे में, जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, जो उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, अच्छा, पहला आपका क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना आपका पहला। देखो,
एक रिएक्शन दी हुई है, समझो इस चीज़ को। आपके पास क्या है, H2O2 है। ये क्या चीज़ होती है? इसको यार बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। केमिस्ट्री की वीडियो में आपको ये सब बताया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो कुछ बनता है। क्या बनता है आपको एग्जैक्टली अगर नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लो यार, छोटी सी चीज़ है। वाटर बनता है। वाटर के साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसके लिए कुछ कैटलिस्ट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। उन कैटलिस्ट का आपको नाम पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कैटलिस्ट कौन से हैं? देखो, दो कैटलिस्ट हैं। एक है आपका पर ऑक्सीडेज। एक आपका क्या है? पर ऑक्सीडेज है। और दूसरा है आपका कैटलेज। क्या है? कैटलेज है। तो दो आपके क्या हैं? कैटलिस्ट आपको बताए गए हैं। ये जो रिएक्शन होती है इसमें आपके दो कैटलिस्ट होते हैं। पहला आपका होता है पेरोक्सिडेज, दूसरा आपका होता है कैटलिस्ट। अब थोड़ा अपना कंसंट्रेशन यहाँ पर बना के रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि ये जो आपके दो कैटलिस्ट दिए हुए हैं ना, पेरोक्सिडेज और दूसरा आपका कैटलेज, इनके अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। इन दोनों के अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और उस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दिया हुआ है। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। और उस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम क्या होता है? अगर जिसको पता है बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। उस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम होता है भाई हीम। क्या होता है? HAEM। हीम होता है भाई। ठीक है, हींग मत समझना, हीमोग्लोबिन वाला आपका हीम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने रेड से उसको मार्क कर दिया। तो हीम क्या होता है? आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। कहाँ पर? पेरोक्सिडेज में और कैटलेज में, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिडक्शन में यूज किया जाता है। तो इसको आप नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं साइड हो गया हूँ। नोट कर लिए? आसान सी बात थी। ठीक है, मिटा दें। चलो, बहुत बढ़िया बात थी। आपने पहले के बारे में सीख लिया। देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो आपका था, इसमें आपका यही एक एग्जांपल दिया था कि पेरोक्सिडेज और कैटलेज के अंदर आपका प्रेजेंट होता है हीम। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ मैं रेड से लिखूंगा उसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट आपको आता है, सेकंड आपको क्या है? को एंजाइम। क्या है आपका? को एंजाइम। सेकंड टाइप का को फैक्टर आपका दिया हुआ है। अच्छा, देखो एनसीईआरटी में आपके दो चीजें दी गई हैं को एंजाइम के अंदर में। क्या क्या है? ध्यान से। पहला आपका दिया है NAD। ई का होता है भैया, बता रहा हूँ। और सेकंड आपका होता है NADP। पहले इसका फुल फॉर्म देख लो, है ना। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुक में आपके दिया गया। पहले बात करते हैं NAD के बारे में। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले एन से देखो, तो एन से होता है निकोटीन एमाइड। अरे भैया, ये निकोटीन कहीं आपका तंबाकू वाला तो नहीं है? बिल्कुल सही चीज़ आप पकड़े हो। अच्छा, ये बताओ, जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग बताएंगे, 11th वाले को तो फिलहाल नहीं पता होगा। आपका एक चैप्टर है 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। वहाँ पर जहाँ पे आपका ड्रग्स अब्यूज़ वाला टॉपिक दिया है, वहाँ पर बताया हुआ है कि टोबैको जो आपका होता है कितने साल पुराना है अपने इंडिया में। तो वो चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अच्छा, इसको देखिए। आपका निकोटीनामाइड हो गया। हाँ भैया, एन से निकोटीनामाइड हो गया। ए से क्या होता है? तो ए से होता है एडेनिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब आपने सुना होगा। सुना है? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में पहले वही से पढ़ाया जाता है। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं हो, सब सिखा दिया जाएगा। डी से क्या होता है? डाई न्यूक्लियोटाइडेज। डाई न्यूक्लियोटाइडेज होता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, NADP है ना, इसका जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस एक फॉस्फेट उसमें ऐड हो गया है। ठीक, लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो,
एन से क्या होगा आप बताइए जल्दी से। निकोटीन। निकोटीन एमाइड होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। ए से क्या होगा, एडेनिन होगा, बिल्कुल होगा भैया, एडेनिन ही होना चाहिए है ना। डी से क्या होगा, डी से होगा डाई न्यूक्लियोटाइडेज। भैया डाई न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड तो मैंने सुना है, ये एज क्या आ रहा है। घबराने वाली बात नहीं है। देखो जैसे न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका पेंटोस शुगर होता है ना, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक आपका क्या होता है, कमेंट करके बताओ। लिखते हैं यार। एक होता है नाइट्रोजीनस बेस होता है ना, एक आपका क्या होता है प्लस पेंटोस शुगर होता है, एक आपका क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये सब आपको मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, लेकिन देखते रहिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर में है तो यहाँ नहीं सीखेंगे, जिस चीज़ को जहाँ बताया जाए उसको तुरंत सीखिए है ना, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत सारा है और आपको पूरा कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो ही आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से और तुरंत हो जाएंगे है ना। फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को यहाँ वहाँ करके पढ़िएगा, जो जहाँ मिले उसको पढ़ते रहिए ठीक है। पी से क्या होगा आपका फॉस्फेट हो जाएगा। अच्छा इस चीज़ को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, क्या बोल रहे हो भैया। अरे जैसे एडीपी होता है भाई, जैसे आपका क्या होता है देखो, सीखो इस चीज़ को भाई, जैसे आपका एडीपी है, जब एडीपी में आप एक फॉस्फेट ऐड करते हो तो क्या बनता है। अरे भैया आपका एटीपी बनता है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। ये आपका कैसा होता है, ये आपका होता है डायोज फॉस्फेट। कैसा होता है आपका, डायोज फॉस्फेट है ना, डायोज फॉस्फेट होता है। और जब आप उसमें एक फॉस्फेट ऐड कर देते हो तो क्या बनता है, वो आपका बनता है ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बनता है, ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, ट्रायोज फॉस्फेट। समझ में आई बात, नोट करिए इसको ठीक है, नोट करिए। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, बहुत ज़रूरी बात, नोट करिए। नोट कर लिया, बताएं आगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 कोएंजाइम बताया, एक आपका मैंने बताया NAD और दूसरा मैंने आपको बताया NADP है ना, दो आपके कोएंजाइम थे। अब इनके अंदर एक विटामिन प्रेजेंट होता है, ध्यान से, इनके अंदर एक विटामिन प्रेजेंट होता है, मार करके पहले बनाइए इसको, हाँ। इनके अंदर एक क्या होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है। उस विटामिन का नाम क्या है, नियासिन। कौन सा सीन, नियासिन ठीक है। नियासिन जो होता है कि विटामिन होता है जो कि कोएंजाइम NAD और NADP के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको कुछ लोग को फैक्टर समझ लेते हैं, गलत बात है। ये को फैक्टर जो आपका कोएंजाइम है उसके अंदर प्रेजेंट एक क्या है, विटामिन है ठीक है। समझ आ गई बात। इस पूरी चीज़ को अच्छे से समझिए, अगर कोई डाउट है तो तुरंत आप कमेंट में पूछ लीजिए ठीक है, डाउट से बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर डाउट को यहाँ नहीं ख़त्म करोगे तो अगर पेपर में आ गया तो आपकी वाट लगा देगा ठीक है। समझ लो इस चीज़ को बेटा। इसको इरेज करके हम लोग बात करते हैं आपका मेटल आयन के बारे में। बहुत ही आसान चीज़ें हैं यार, बस थोड़ा प्रॉपर वे में समझाना आना चाहिए और आप समझ जाएंगे हर चीज़ को। मुझे इतना विश्वास है आप पर कि आप चीज़ों को समझ लेंगे। एक दो बार अगर आप समझ लेंगे ना तो फिर आप उस पर सवाल खुद बना लेंगे है ना, और थोड़ा रिवाइज करते रहना। और नोट्स इतनी अच्छी बनेगी आपकी बायोलॉजी में, उतना ही अच्छा आपको रिवीजन के लिए होगा है ना, फिर आपको भटकना नहीं होता। आपके पास जो चैप्टर में बताया गया है वो समराइज फॉर्म में होता है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं मेटल आयन के बारे में, जो कि आपका थर्ड टाइप का कोफैक्टर है। क्या है भैया, मेटल आयन है ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोगों ने एक वर्ड सुना है प्रोटियोलिटिक, ये क्या होता है भैया, नई चीज़ है क्या कुछ।
नई चीज़ नहीं है यार। अगर आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा हुआ है, कहाँ पर है ये? आपके ह्यूमन फिजियो का पहला चैप्टर है, या फिर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा यार कि डाइजेशन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही होते हैं, है ना। आपके इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशंस होते हैं, सकस एंटेरिकस, उसमें आपका क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, सुना है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, तो ये सब आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। खैर मैं लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। प्रोटियोलिटिक, प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे लिख लो इसको साइड में कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। समझ रहे हो बात को? हाँ, आपके बुक में बताया हुआ है कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जैसे एक नहीं तीन होता है, लेकिन बताया आपको एक है तो आप उसी का याद रखिए। एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। ये क्या होता है? आपका एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। क्या नाम बताया मैंने? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके अंदर, इसके अंदर एक आपका मेटल आयन प्रेजेंट होता है, उसका नाम है जिंक। क्या नाम है? जिंक। ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, जिंक डाई पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका मेटल आयन होता है, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? नोट करिए इसको, ठीक है, अच्छे से नोट करिए। फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी आपके नीट में पूछे गए हैं, है ना, उनको भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया लग जाए, हाँ जो चीज़ें बताई गई उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोट करिए इसको। नोट कर लिए? इरेज करें? ओके। तो हमने तीन टाइप का को फैक्टर पढ़ा। पहला आपका था प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसके हमने अंदर पढ़ा कि आपका जो कैटलेज होता है और परऑक्सीडेज होता है, उसके अंदर आपका हीम नाम का प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा आपको क्या, कोएंजाइम के बारे में, जिसमें आपके दो थे, एक आपका था NAD, दूसरा आपका था NADP, है ना। उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट था? एक विटामिन था जिसका नाम था नियासिन, है ना। फिर हमने मेटल आयन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि जो आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, उसके अंदर आपका जिंक आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके नीट में पूछे गए हैं। किया जाए क्वेश्चन? समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो पहले खुद ट्राई करना, ठीक है, फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। तो नीट में पूछे गए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या हो गया भाई इसमें? ओके, रुको इसको मैं रिफिल कर लूँ, फिर चलाता हूँ वीडियो। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं नीट के कुछ सवाल प्रीवियस ईयर में जो आए हैं। देखो, पहला सवाल आपका जो है वो ये है कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन आपका है पहला, होलो एंजाइम इज इक्वल टू प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एपो एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी है, को एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बराबर एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पे ये है, होलो एंजाइम
इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब जिसने वीडियो को शुरू में अच्छे से देखा होगा, फोकस किया होगा, उसका आंसर आ चुका होगा। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या बन पा रहा है आपसे। बना लिए? आइए देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एपो एंजाइम। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है को एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, बिल्कुल गलत है। ये वाला ऑप्शन देखिए, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, तो ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो में सबसे पहले चीज़ जो मैंने आपको बताया था वो यही चीज़ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका नीट का प्रीवियस ईयर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इरेज कर दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप सवाल कर ले जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछा था इस सवाल में, फिर भी अगर फंस गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी ज़रूर से पढ़िएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं चल पाएगा, है ना। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे जो आने वाला है वो ये है कि आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से। आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन क्या है, H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, ठीक है। ये आपकी एक रिएक्शन दी गई है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि कौन सा आपका कैटलिस्ट है, कौन सा आपका कैटलिस्ट है जिसके अंदर एक विटामिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैटलिस्ट दैट कॉन्टेन्स विटामिन, ठीक है। सॉरी, वहाँ पर लिखा है आपका कंटेन को फैक्टर, विटामिन नहीं, गलत हो गया। को फैक्टर कौन सा आपका कैटलिस्ट कंटेन करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है, एमाइनो एसिड। बी आपका है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी आपका है कैटलेज एंड पर ऑक्सीडेज। और डी आपका जो ऑप्शन है वो है मेटल आयन, ठीक है। तो ये सवाल ही बहुत ईजी है, ट्राई करिए, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। बहुत ईजी है भाई, बना लेंगे आप। आइए देखते हैं। देखो, जब H2O2 का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, हाँ भैया चाहिए होते हैं। कौन से कैटलिस्ट हैं, तो भैया सबको याद होगा, कैटलेज एंड पर ऑक्सीडेज ही होते हैं ना। और इनके अंदर आपका एक विटामिन प्रेजेंट होता है, उस विटामिन का नाम बताइए क्या होता है। उस कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज के अंदर आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम क्या होता है भैया, हीम होता है। पता नहीं क्यों विटामिन दो वर्ड से निकला है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हीम आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो भाई आपका कोफैक्टर बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन कराया जाए आपको, नोट कर लिया आपने, ठीक है। डाल दें, ओके। तो वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर अभी अपलोड करूँगा। अभी रात के बज रहे हैं 3, तो बिल्कुल ही शांत माहौल है। दिन में तो यार बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इसलिए मैं शूट ही नहीं कर पाता। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लीजिए, जितना भी टाइम मिल पाता है उसमें भी वीडियो शूट करने को ट्राई करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है कि द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेनी coenzymes आर।
समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बी आपका है विटामिन्स, सी आपका है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड है, और बटा डी आपका है क्या, मेटल है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ट्राई करिए, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व कर लिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कोएंजाइम्स का इसेंशियल कंपोनेंट पूछ रहा है। देखो कोएंजाइम हमने कौन सा पढ़ा था, जल्दी बताइए। हमने दो कोएंजाइम पढ़े थे, हाँ भैया पढ़े थे। एक था आपका NAD, हाँ भैया बिल्कुल था। दूसरा क्या था, NADP था। दो ही तो थे। इनके अंदर विटामिन प्रेजेंट था, हाँ भैया कौन सा था, विटामिन प्रेजेंट था, हाँ भैया था। अरे विटामिन अगर प्रेजेंट था तो वही तो पूछ रहा है एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है। विटामिन का नाम कुछ भी हो, विटामिन तो है ना, तो वही तो आपसे पूछ रहा है, मेन कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है एसेंशियल, तो विटामिन हो जाएगा, ठीक है। मेटल एंड वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये सब आपके गलत हो जाएंगे। अब आप बता सकते हैं कि विटामिन कौन सा होगा, पता है आपको, पता तो होगा ही, अभी बताया था। विटामिन का नाम क्या बताओ, नियासिन ही होता है, नियासिन। समझ आई बात, नोट कर लीजिए, इरेज कर दें, मिटा दें, ओके। अब आपको एक बहुत ही बढ़िया सवाल कराऊंगा जो कि अभी तक तो नहीं पूछा गया है नीट में, लेकिन कब आ जाए कोई पता नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, जिन लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा उन्होंने एक ऐसी लाइन वहाँ पर भी पढ़ी होगी, ठीक है, एक ऐसी लाइन वहाँ पर पढ़ी होगी। अब जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का वो तो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ सारे में। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपका है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, क्या है कि ऑल कोफैक्टर आर कोएंजाइम, ठीक है, स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है, क्या है, ऑल कोएंजाइम, ऑल कोएंजाइम आर कोफैक्टर, ठीक है। अब आप ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है, बोथ करेक्ट, बी बनाइए आप बोथ इनकरेक्ट, ठीक है। सी बना लीजिए कि पहला आपका करेक्ट और दूसरा आपका इनकरेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर डी कि पहला आपका जो है वो इनकरेक्ट है और आपका जो दूसरा है वो क्या है, करेक्ट है ना। ज़रा इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए इसको, ध्यान से पढ़िए। वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, वीडियो में आपको ये सारी चीज़ बताई गई है जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये देखिए बहुत ईजी चीज़ है यार, ध्यान से देखो, जिसका बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना देखो ध्यान से। हमने कहा को फैक्टर जो होता है 3 टाइप का होता है, हाँ भैया। पहला आपका था प्रोस्थेटिक ग्रुप था, हाँ भैया था। दूसरा कौन सा था, अच्छा राइटिंग तो समझ में आती है ना, बताना भैया कमेंट में, है ना, कि राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। खैर वीडियोस में आगे इम्प्रूवमेंट तो होता ही रहेगा, शुरू में चीज़ें करो तो थोड़ा टफ लगती है, ठीक है। सेकंड आपका होता है कोएंजाइम और थर्ड आपका होता है मेटल आयन। समझ रहे हो बात को। अब देखो अगर कोई कोफैक्टर है, ठीक है, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है और मेटल आयन भी हो सकता है, ठीक है, यानी तीनों का चांस हो सकता है। लेकिन अगर कोई कोएंजाइम है तो कोफैक्टर तो होगा ना वो, समझ रहे हो बात को। तो वही चीज़, अगर कोई चीज़ कोफैक्टर है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अगर कोई चीज़ कोफैक्टर है तो
इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ को एंजाइम है तो पक्का है कि वो कोफैक्टर होगा। तो पकड़ो इस लाइन को, ऑल को एंजाइम्स आर कोफैक्टर। क्या यही चीज़ है जो मैंने बताया आपको? हाँ, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला क्या है कि इसके पहले जो क्वेश्चन था उसको मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन फ़ोन हीट हो गया तो वीडियो कट गया था वहाँ से। तो उसमें देखो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ताकि जितने भी को फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे को एंजाइम नहीं होते, लेकिन जितने भी को एंजाइम होते हैं वो सब को फैक्टर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, दूसरा आपका सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा कि वन इज़ इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज़ करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए क्या कह रहा है, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको याद रखना है एक बात कि जो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर होता है ना वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, मीन्स इंटरमीडिएट कंडीशन में बनता है। क्या बताया मैंने, ध्यान से। ट्रांजिएंट स्टेट जो होता है वो कब बनता है, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो मीन्स इंटरमीडिएट कंडीशन पे बनता है। इंटरमीडिएट कंडीशन पे बनता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब देखो जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, समझो बात को, उस रिएक्टेंट से हमको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। कई बार क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना पाता है, तो बीच में कुछ ना कुछ और बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं। मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले रिएक्टेंट से कोई वाई चीज़ बनी, ठीक है, तो इस वाई चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा SN1 SN2, ठीक है, वीडियोज़ उस पर भी आएंगी। तो उसमें क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट बनता है ना SN2 रिएक्शन में। तो इंटरमीडिएट कैसा होता है, ट्रांजिएंट स्टेट में बनता है। और दूसरी बात कि इंटरमीडिएट जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। अब भाई जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल था, जब उसमें अनस्टेबिलिटी आई तो वो प्रोडक्ट जब बना लेगा तभी तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उसके पहले स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो हमेशा अनस्टेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। अब बीच में भाई कुछ बना है 2-4 मिनट के लिए, तो परमानेंट कैसे होगा, परमानेंट ई हुआ करता था और ई हो जाएगा, ई नहीं है ना, तो ये आपका टेम्परेरी हो जाएगा, टेम्पोररी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देख लो ऑप्शन कौन सा है, अनस्टेबल एंड परमानेंट, तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल एंड टेम्परेरी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन यार थोड़ा कट गया था फ़ोन हीट होने की वजह से, तो मैंने आपको बता दिया शुरू में ही, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो में जो भी आपको समझ में आया अच्छा आप बता सकते हो, जो आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो, ठीक है, पूछो, डाउट में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा डाउट है बड़ा डाउट है क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा कमेंट्स में, और इसको नोट करने के बाद आप NCERT ज़रूर से पढ़िएगा, ठीक है, टालिएगा नहीं। अगर आप तुरंत कर लीजिएगा तो आपका वो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन सोचिएगा कि 2 दिन बाद पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाता यार, कुछ ना कुछ डिले हो जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।